हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम कार्डिंग का जो स्टैंडर्ड गेज के बारे में बात करने जा रहे हैं। और कार्डिंग का जो स्टैंडर्ड गेज होता है, देखिए आपके पास अगर बढ़िया बढ़िया कटन है तो गेज वगैरह भी अगर आप उसी हिसाब से स्टैंडर्ड गेज का नहीं डाल पाओगी तो अच्छा कटन दे के भी फायदा नहीं होगा, तो उसमें क्वालिटी डिस्टर्ब हो सकता है। और उसका उल्टा सोचो, अगर खराब कटन दे के अगर गेज वगैरह बराबर किया जाए उसके हिसाब से, उसमें भी आप क्वालिटी अटेंड कर सकते हो। तो गेज का बहुत इम्पोर्टेंट है ये। अभी तो कार्डिंग का गेज के बारे में बताते हैं। देखिए कार्डिंग का गेज जो होता है, मतलब इसमें कटन का जो प्रॉपर्टी है उसका ऊपर गेज होगा। और जो कटन का तो कई सारी चीज प्रॉपर्टी में आता है, लेकिन जो मेजर प्रॉपर्टी है वो मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल देखो, एक 28 से 30 mm का लेंथ का कटन है और माइक्रोनर वैल्यू 3.8 से 4 तक है माइक्रोनर वैल्यू। और स्ट्रेंथ है 32 जी टेक्स, ठीक है। और ट्रास है 3.5 से 5%। एक अपन स्टैंडर्ड कटन पकड़े जिसमें अपन को मतलब 30 34 अप टू 36 40 काउंट तक भी चला सकते हैं। तो इसमें चलाने से पहले सबसे पहले देखिए, अपन जैसे कार्डिंग का गेज करते हैं, गेज का कौन सा पॉइंट में कितना गेज होगा वो उसके लिए अपन बताएंगे। और गेज करने से पहले देखिए इसका, और गेज किसका ऊपर डिपेंड करता है, कौन सा मतलब चीज के लिए गेज अपन को अलग अलग करना पड़ता है, उसके लिए बताता हूँ। देखो देखो जो कार्डिंग का गेज करोगी, फाइबर लेंथ के ऊपर डिपेंड करता है। लेंथ मतलब जो 5% ऑफिस लेंथ बोलो, या ऑफिस में एक आता है UQL, अपर क्वार्टाइल लेंथ, जो 25% लॉन्गेस्ट फाइबर होता है उसका हिसाब से आप गेज कर सकते हो। जो फाइबर टेस्ट करोगे 25% जो लॉन्गेस्ट फाइबर का जितना है उसी हिसाब से आप गेज कर सकते हो कार्डिंग का। तो उसके बाद देखो माइक्रोनेर वैल्यू, मतलब माइक्रोग्राम पर इंच, जो फाइननेस होता है। तो जैसे कटन का फाइननेस समझ लो, बिल्कुल फाइननेस मतलब बिल्कुल पतला फाइबर है उसी हिसाब गेज अलग आएगा। वो मोटा फाइबर है तो उसी हिसाब से ज़्यादा हो जाएगा। तो ये फाइननेस के ऊपर भी डिपेंड करता है गेज। उसके बाद देखो स्ट्रेंथ ऑफ फाइबर, फाइबर का स्ट्रेंथ के ऊपर कैसे डिपेंड करता है आपको बताता हूँ। देखो जैसे आप एग्जाम्पल समझ लो, आपने 38 mm का कटन का फाइबर चला रहे हो, ठीक है, और इसके 42 जी टेक्स है। कितना? 42 है, 42 जी टेक्स है। वही अगर आप 38 mm का ये PSF चला रहे हो, उसका समझ लो, उसका तो टेनासिटी आता है, लेकिन जी टेक्स में समझ लो उसका 65-70 है, 65-70 जी टेक्स है, एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूँ। तो इसके लिए क्या होगा, देखो जैसे कि इसका जी टेक्स ज़्यादा है, लेंथ सेम है, फिर भी इसमें गेज सब वाइड साइड रहेगा, क्योंकि जब मतलब स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है आपको थोड़ा वाइड गेज रखना पड़ता है, तब जाके उसका क्वालिटी बरकरार रहता है। अगर स्ट्रेंथ कम है थोड़ा गेज आप दबा के चला सकते हो, लेकिन स्ट्रेंथ ज़्यादा है तो गेज थोड़ा वाइड रखना पड़ता है। टाइप ऑफ प्रोसेस, देखो टाइप ऑफ प्रोसेस मतलब देखो, आप जैसे कोई एक वाला कटन सोच लो, आप अगर ग्रे चलाते हो, ग्रे में जो कार्डिंग का गेज रहेगा, जो स्पीड रहेगा, तो उसी माल का अगर आप डाई करके चलाते हो उसमें गेज का फर्क आ जाएगा। और सबका गेज का और स्पीड, बीटर का स्पीड, कार्डिंग का सिलेंडर, डफर, लिक्रिन, फ्लैट, सबका स्पीड वगैरह का फर्क आ जाएगा, गेज का फर्क आ जाएगा। अगर सेम कटन का ग्रे में चलाओगी तो टाइट गेज चला सकते हो, अगर डायड चलाओगी थोड़ा बहुत इसको लूज चला सकते हो। इसका एक ही कारण है, देखो डायड होने के बाद फाइबर का क्या होता है, डायड होने के बाद फाइबर का जो कटन फाइबर जैसे मॉइस्चर लेता है ना, तो वो पूरा उसका क्रॉस सेक्शन ऐसे देखो
राउंड हो जाए, फूल जाता है। जैसे क्रॉस सेक्शन पहले ऐसे है, फ्लैट जैसा है, वो ऐसे हो जाएगा डायड होने के बाद। तो डायड होने के बाद फूल जाएगा, तो आपको जैसे 3.8 माइक का फाइबर है ना, आपको लगेगा 4.4 4.3 माइक का, पूरा मोटा हो जाएगा। तो इसीलिए क्या होता है, डायड फाइबर में इसमें गेज थोड़ा वाइड रखते हैं, मतलब ग्रे से। ग्रे में आप दबा के टाइट रख सकते हो, ग्रे में कोई दिक्कत नहीं है, टाइट रख सकते हो। ठीक है, तो ये रहता है मतलब फाइबर प्रोसेस के हिसाब से। अच्छा, दूसरा चीज देखो, फाइबर प्रोसेस में कैसे डिपेंड करता है बताता हूँ। समझ लो आपने टाइप ऑफ प्रोसेस समझ लो, आपने चला रहे हो पॉलिस्टर कॉटन का, पीसी का चलाते हो, उसमें गेज अलग आएगा, क्योंकि दो तरह के फाइबर है। पीवी चलाते हो उसमें अलग आएगा। प्रोसेस के हिसाब से आपको गेज सेट करना पड़ेगा। वेदर ग्रे और डायड, अभी ग्रे और डायड का पता है, ग्रे में टाइट गेज चला सकते हो, डायड में थोड़ा लूज करके चलानी पड़ेगी, क्योंकि डायड होने के बाद फाइबर का स्ट्रेंथ भी लॉस हो जाता है। इसीलिए क्या करते हैं, अपर डायड होने के बाद थोड़ा वाइड गेज करते हैं, ताकि रप्चर वगैरह ना हो, क्योंकि उसका स्ट्रेंथ कम रहता है। उसके बाद देखो वर्जिन पीएसएफ और रिसाइकल पीएसएफ। वर्जिन पीएसएफ जो अपना नॉर्मल पॉलिस्टर जो मंगाते हैं, जैसे बॉम्बे डाइंग, इंडोरामा, शुभ लक्ष्मी, रिलायंस, ये सब देता है। और जो रिसाइकल फाइबर मतलब जो अपन पानी पी के बटल फेंक देते हैं स्टेशन के बाहर, वो सब इकट्ठा करके लेते हैं। और जो अपना मतलब चेयर वगैरह कई घर पे टूट गया, इसको फेंक देते हैं, कबाड़ा वाला को भेज देते हैं। इसको सब मेल्ट करके इसको पॉलीमर बना के उससे जो फाइबर बनाता है, रिसाइकल फाइबर बोलते हैं, उससे भी धागा बनता है। आप ये ध्यान रख के चलो, रिसाइकल फाइबर समझ लो 70 रुपया केजी हुआ ना, और ये 100 रुपया प्लस होगा। ये 70-65 रुपये मिल जाएगा, तो ये 100 रुपये के आसपास है, मतलब इतना फर्क है। तो इसीलिए क्या करते हैं लोग, रिसाइकल से चला लेते हैं, और आपको खाली आंख में मालूम नहीं पड़ेगा कौन सा रिसाइकल, कौन सा पीएसएफ ओरिजिनल मतलब वर्जिन फाइबर है। तो ये ध्यान रखो, पीएसएफ जो वर्जिन फाइबर होता है उसमें गेज थोड़ा टाइट चला सकते हो, उसमें मटेरियल थोड़ा अच्छा रहता है, क्वालिटी मतलब स्ट्रेंथ भी अच्छा रहता है, और उसका यूनिफॉर्मिटी अच्छा रहता है, डेनियर जो बोलेगा उतना ही देता है, और स्ट्रेंथ हाफाजान नहीं रहता, स्ट्रेंथ एक जैसा रहेगा। हाँ, उसमें टाइट गेट चलाओगे, और पीएसएफ जो रिसाइकल वाला है उसमें बहुत थोड़ा वाइड चलानी पड़ेगी। अच्छा, ट्रास इन कटन, समझ लो ट्रास आपके एक कटन में ज़्यादा है, एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूँ, ट्रास ज़्यादा है, समझ लो ये आपकी लिक्रिन है, ठीक है, इसका नीचे आपके लगता है कोम्बिंग सेगमेंट रहता है, मतलब इसमें मतलब स्टेशनरी फ्लैट जैसा दांती दांती है, दो कोम्बिंग सेगमेंट रहता है, 1 और 2, और यहाँ पे स्लट रहता है, यहाँ सीड वगैरह गिर जाएगा, सीड वगैरह गिर जाएगा। तो ये जो कोम्बिंग सेगमेंट है उसका भी एक गेज रहता है। समझ लो आपके ट्रास बहुत ज़्यादा है, तो एक कोम्बिंग सेगमेंट थोड़ा अंदर की साइड ले लोगे, थोड़ा और ऊपर उठा लोगे, यहाँ पे भी थोड़ा ऊपर उठा लोगे। समझ लो ऊपर उठा लेगा, क्या होगा, जब इसका थ्रू में कॉटन पास करेगा ना, ये टकराएगा, गेज दोनों गेज के बीच में टकराएगा, गिर जाएगा। और इसको जितना नीचे ले लोगे वेस्ट कम हो जाएगा। तो कोम्बिंग सेगमेंट का जो गेज होता है, और एक रहता है मोट नाइफ का, मोट नाइफ का ऐसे रहता है, ये यहाँ पे ऐसे नाइफ रहता है, ये मोट नाइफ जितना नजदीक ले लोगे निकरेल का उतना वेस्ट बढ़ाएगा, और जितना बाहर की साइड ले लोगे कम वेस्ट गिरेगा। तो कुल मिला के ट्रांस परसेंट के हिसाब से आपको सेट करना पड़ेगा। समझ लो ट्रांस ज़्यादा है, कार्डिंग का लिक्रिन का स्पीड थोड़ा बढ़ानी पड़ेगी, सिलेंडर का बढ़ानी पड़ेगी, झड़वाना पड़ता है ना इसको, ठीक है। उसके बाद देखो नेप्स लेबल इन कटन, नेप्स लेबल इन कटन मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो नेप्स समझ लो आपने एक कटन यूज किया, उसमें 120 नेप्स पर ग्राम है, नेप्स पर ग्राम 120 है, और एक कटन लिया बिल्कुल बढ़िया 100 नेप्स, 90 नेप्स ऐसे रहता है। तो अगर 120 नेप्स रहेगा एक कटन में, और एक कटन में 90-100 रहेगा, आप दोनों के केस में सेम गेज नहीं रख सकते। तो नेप्स निकाल का जो रास्ता है, तो वो सिलेंडर और फ्लैट का गेज है, और फ्लैट का स्पीड है,
सिलेंडर से फ्लैट का जो स्टेशनरी फ्लैट का गेज है, और वो SFL SFD आगे पीछे का, और इसका जो बैक प्लेट मतलब फ्रंट प्लेट टॉप बटम जो रहता है 4 प्लेट रहता है, उसका भी गेज आपको सेट करना पड़ेगा। तो कुल मिला के लेफ्ट से अगर ज़्यादा है आपको गेज अलग रखना पड़ेगा, लेफ्ट से अगर कम है आपकी गेज अलग रखना पड़ेगा। लेफ्ट का ऊपर भी डिपेंड करेगा, क्योंकि अल्टीमेटली आपको जो धागा बढ़ानी है उसमें आपको IPI वगैरह कम करके देना, ठीक है। उसका बाद देखिए नेप्स लेवल के बाद हो गया शर्ट फाइबर कंटेंट। शर्ट फाइबर जैसे अपन कॉटन में अपन मानते हैं समझ लो 6 से 7% तक होना चाहिए, ठीक है। कोई कोई कॉटन में 8%, 9%, 10% तक भी चला जाता है। तो उसमें उस केस में क्या होगा, देखो अगर शर्ट फाइबर ज़्यादा है तो आप क्या करोगे, फ्लैट वेस्ट बढ़ा कर निकालनी पड़ेगी, फ्लैट का गेज थोड़ा टाइट करना पड़ेगा, सिलेंडर के साथ जो गैप है फ्लैट का इसको क्लोज करना पड़ेगा, फ्लैट का स्पीड थोड़ा बढ़ानी पड़ेगी, तब तो जाकर निकलेगा। या कुंबर में इसका नैल बढ़ाओगे तब जाकर शर्ट फाइबर निकलेगा। तो शर्ट फाइबर कंटेंट के हिसाब से भी आपको गेज वगैरह चेंज करना पड़ेगा, नहीं तो हेरीनेस बढ़ जाएगा। शर्ट फाइबर अगर कंट्रोल नहीं कर पाया धागे का हेरीनेस बढ़ जाएगा। और उसके बाद देखो कार्ड वेयर कंडीशन। कार्ड वेयर कंडीशन मतलब ये आप समझ लो, आप एक मोटरसाइकिल चला रहे हो, बिल्कुल शोरूम से निकाल कर लाया, महीना 2 महीना हुआ, जब आप बढ़िया नया मोटरसाइकिल लिया तो मैं बोल रहा हूँ आपने 70-80 स्पीड आराम से चला सकते। एग्जाम्पल बोल रहा हूँ, समझ लो आपकी मोटरसाइकिल बिल्कुल 12 साल का पुराना हो गया, 14 साल का पुराना हो गया, तो मैं एडवाइस करूँगा 40-50 तक स्पीड चलाओ, उससे ज़्यादा नहीं चलाओ। तो क्यों, वो मशीन का जो कंडीशन है आपको अलाउ नहीं करेगा कितना स्पीड में चलाए। ऐसे ही है एयर कंडीशन, मतलब देखो आपकी समझ लो एक एयर पैड जो मेटालिक कार्ड क्लोथिंग में एक एयर पैड समझ लो 3.5 साल 4 साल तक अपन खींच लेते हैं मीडियम काउंट में। तो इसमें समझ लो एयर पैड बिल्कुल नया जैसा है, 15 दिन महीना हुआ, तो उस पर आप गेज बिल्कुल टाइट चला सकते हो, गेज टाइट कर सकते हो, बिल्कुल नया है। वो जैसे आपके 3 साल यूज कर लिया, 3.5 साल यूज कर लिया, और तो एयर पैड कहीं कट गया, कहीं घिस गया, अप डाउन हो गया, तो उस केस में क्या करोगे, थोड़ा वाइड गेज रखना पड़ेगा, नहीं तो आपके कार्ड डैमेज हो जाएगा। तो इसीलिए ये एयर पैड के ऊपर भी डिपेंड करता है कार्डिंग का गेज। उसके बाद देखो लास्टली स्पीड ऑफ कार्डिंग मशीन। स्पीड ऑफ कार्डिंग मशीन समझ लो आपकी समझ लो बिल्कुल कम स्पीड वाला कार्ड चल रहा है, मतलब 120-130 एमपीएम चल रहा है, ठीक है। ये इसमें जब चलाओगे, मैं एग्जांपल बोल रहा हूँ, इस कटर में ये जो मटेरियल अगर चलाओगे आप ज़्यादा से ज़्यादा देखो 10, 8 ये फ्लैट गेज रखोगे, एग्जांपल बोल रहा हूँ। अगर आपने दूसरा कार्ड है कि चला C363 3 लिक्रिन वाला कार्ड चालू किया, तो इसका स्पीड आएगा आपकी 200, 210, 220 ऐसे आएगा। तो इतना स्पीड जब चलेगा वहाँ पे 10, 8 गेज नहीं चलेगा, एक ही कर्टन होगा तब भी नहीं चलेगा। उस केस में अपन क्या करते मालूम है, थोड़ा वाइड गेज रखते हैं, मतलब 10, 8 की जगह अपन हाई स्पीड कार्ड है तो इसको अपन ऐसे करते हैं 12, 12, 12, 10। तो उसमें क्या होता है पता है, जैसे बहुत हाई स्पीड में मटेरियल डिलीवरी हो रहा है और मटेरियल फटक से आता है, फटक से जाता है, तो उसमें क्या होता है इतना हाई स्पीड रहता है, मटेरियल बहुत तेज़ी से आता है और ज़्यादा माल भी आता है, क्योंकि ज़्यादा देना पड़ेगा इसको। तो क्या करता है, अगर टाइट गेज चलाओगे ना कभी भी वो मशीन पार्ट टू पार्ट टच होकर टूट जाएगा। तो इसीलिए कभी रिस्क नहीं लेना, अगर कार्डिंग का स्पीड ज़्यादा है गेज थोड़ा वाइड साइड रखना, कम है तो आप टाइट गेज रखोगे चल जाएगा। अच्छा, ये हो गया किस किस मैटर्स के ऊपर डिपेंड करता है कार्डिंग गेज। उसके बाद देखो ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव मतलब कार्डिंग अपन गेज क्यों करते हैं, ऑब्जेक्टिव मतलब क्यों करते हैं। उसमें देखो ऑब्जेक्टिव में क्या क्या आता है आपको बता दूं।
कार्डिंग गेज जो ऑब्जेक्टिव है, सबसे पहले देखो प्रॉपर ओपनिंग एंड क्लीनिंग। अगर कार्डिंग गेज आप बराबर नहीं करोगे, इसका प्रॉपर ओपनिंग और क्लीनिंग नहीं होगा। ओपनिंग एंड क्लीनिंग नहीं होगा तो ट्रास नहीं निकलेगा। ट्रास नहीं निकलेगा तो ट्रेसिस स्लाइबर बनेगा। तो सबसे पहला काम है ओपनिंग क्लीनिंग बढ़िया होनी चाहिए। इंडिविजुअलाइजेशन ऑफ फाइबर, फाइबर बिल्कुल ऐसे एक एक सिंगल सिंगल होना चाहिए ऐसे। उसके बाद देखो पैरेललाइजेशन ऑफ फाइबर। पैरेललाइजेशन मतलब देखो जैसे एक एक फाइबर, इसका फाइबर का एक्सिस पे फाइबर ऐसे ऐसे रहेगा, कार्डिंग होने के बाद पूरा ऐसे सीधा सीधा रहेगा। और इसको बोलते जितना पैरेललाइजेशन होगा उतना क्या होगा, मतलब आपके कार्डिंग का एक्टिव कार्डिंग एरिया लोड कम रहेगा, वो स्लाइबर भी पैरेललाइजेशन होकर निकलेगा तो ब्रेकर का भी बढ़िया ड्राफ्टिंग होगा, बढ़िया रिजल्ट आएगा। अल्टीमेटली अपना कार्डिंग का जो यान का क्वालिटी बेहतर होगा। उसके बाद देखो नेप्स नॉट रिमूव इन केस ऑफ सिट्रा नेपियन। समझ लो आप लोग चला रहे हो पॉलिस्टर प्लस कुंभन नाइल का, मतलब सिट्रा आयन चला रहे हो। तो सिट्रा आयन में क्या होता है देखो, समझ लो पॉलिस्टर अपने 80% डाला, 20% डाला कुंभन नाइल। बात समझो, कुंभन नाइल जो डालोगे उसका लेंथ बिल्कुल 17-18 mm ऐसे ही रहेगा। तो ये जो छोटा छोटा फाइबर रहेगा जो पॉलिस्टर के साथ मर्ज कराओगे, वो तो क्या होगा बल वो नेप्स बन जाएगा। तो सिट्रा का जो धागा रहेगा ना ऐसे रहेगा, देखो ये बीच में गांठे गांठे रहेगा, बीच बीच में गांठे गांठे रहेगा। तो इस केस में क्या होता है, जब कुंभन नाइल डालोगे नेप्स बन जाएगा। और अपना क्या होता है, ये वाला नेप से निकालना नहीं, निकालोगी तो उसका सिट्रा का इफेक्ट चला जाएगा। तो इस केस में क्या होता है, अगर कुंभन नाइल और पॉलिस्टर चलाते हो तो क्या करोगे, फ्लैट गेज वगैरह वाइड रखना पड़ता है। फ्लैट गेज वाइड रखोगी तो जो नेप से बनेगा कटन का, पॉलिस्टर के माल के साथ मर्ज होके धागा बन जाएगा, इस तरह बन जाएगा। तो आपकी क्वालिटी अच्छा माना जाएगा। जैसे अपन नॉर्मल धागा में समझ लो 30 काउंट में अपन जैसे पीसी है, ठीक है, 30 काउंट पीसी में 80-20 में समझ लो अपन 400 का आईपीआई आता है, एग्जाम्पल बोल रहा हूँ, 400 का आईपीआई आता है। तो सिट्रा माल में आपके आ जाएगा 4000, 5000 ऐसे आईपीआई आ जाएगा। तो इसका यही है, ये जो मोटा पतला जो आएगा बीच बीच में नेप जैसा दिखेगा, वो आईपीआई बढ़ाएगा। वो सिट्रा माल में हर पार्टी चाहता है कि थोड़ा आईपीआई ज़्यादा रहे, उसका सिट्रा इफेक्ट दिखे, ठीक है। तो इसीलिए इस केस में नेप से रिमूव नहीं करना है, बरकरार रखना। और एक रहता है नेपियान। नेपियान मतलब समझ लो एक 95% कोम्ड मटेरियल आपने लिया, ठीक है, और 5% आपको पॉलिस्टर का नेप्स देना है, मतलब 95/5 का ब्लेंड है, पॉलिस्टर नेप्स देना। तो क्या करोगे इस केस में, क्या करोगे, 5% आपको नेप्स देना ना, तो इसमें 8% पॉलिस्टर का नेप्स डालना। पॉलिस्टर का नेप्स जब डालोगे तो क्या होगा देखो, पॉलिस्टर का नेप्स से कुंभर माल के साथ जब कार्डिंग में मिक्स करके चला दो, जैसे मतलब कुंभर स्लाइबर है तो इसमें 8% नेप्स डाल दिया, तो उसमें क्या होता है पता है, फ्लैट गेज पूरा वाइड करना पड़ता है। फ्लैट गेज वाइड मतलब समझ लो 18 16 था, ऐसे ही वाइड करना पड़ता है। वाइड करेगा तो फ्लैट सिलेंडर का गेज वाइड हो जाएगा, नेप से आराम से पास हो जाएगा। वो जो उसका वेब आएगा फाइबर का, जो स्लाइबर का जैसे वेब निकलेगा ना कार्डिंग का आगे, उसमें देखना ऐसे ब्लैक बोर्ड पे ले लेना, उसमें ऐसे गांठे गांठे दिखना चाहिए, विजुअल होना चाहिए नेप्स। अगर नहीं दिखेगा, और सबसे बढ़िया पता है, वो जो पॉलिस्टर नेप्स इसको कलर कर देना, टिंट कर देना, ताकि कॉटन सफ़ेद है वो टिंट वाला जो वो दिख जाएगा। वो कितना अमाउंट है आप लोग मालूम पड़ जाएगा। नहीं तो उसका ब्लेंड टेस्ट कर देना, आपको मतलब पॉलिस्टर का कंटेंट कितना है दिख जाएगा। तो अगर वो पॉलिस्टर का नेप से नहीं आता तो आपकी क्वालिटी नहीं आएगा जो चीज़ मांग रहे। तो ये ध्यान रखना, सिट्रा और नेपियन के लिए नेप से नहीं निकालना, और रिमूवल ऑफ नेप्स, और बाकी माल में नेप्स आपको निकालना है।
क्योंकि जिसमें आईपीआई कम चाहिए। और रिमूवल ऑफ शॉर्ट फाइबर बताया था, फ्लैट गेज, फ्लैट स्पीड, उसी से शॉर्ट फाइबर निकलेगा। और रिमूवल ऑफ इमेच्योर फाइबर, वो फाइबर जो इमेच्योर होता है, मतलब डेवलप नहीं होता है, सेल वाल वीक होता है, वो भी कार्डिंग में आपको निकालनी पड़ती है। और प्रोड्यूस स्ट्रेस फ्री फाइबर, जैसे अपना जो कार्डिंग का अल्टीमेटली जो स्लाइबर निकलेगा वो अपनी ट्रांस फ्री होनी चाहिए, मतलब उसमें ट्रांस बिल्कुल नहीं होने चाहिए। स्लाइबर में जैसे देखो कार्डिंग में 0.080 से 0.120 तक इतना ट्रांस होनी चाहिए। ठीक है, उससे ऊपर होगा तो आपकी कपड़ा खराब हो जाएगा, तो ध्यान रखो इसको। और गिव स्लाइबर विथ ऑप्टिमल इवननेस, स्लाइबर जो होता है बराबर उष्ट रहा है, मोटा पतला ना रहा है, ताकि यान क्वालिटी बेहतर रहे। प्रिवेंट फाइबर रप्चर, कार्डिंग में ऐसा गेज करो, बिल्कुल भी टाइट नहीं कर देना फाइबर टूट जाए, तो ऐसा गेज करो ताकि फाइबर रप्चर ना हो। ठीक है, और ये हो गया आपके कार्डिंग का ऑब्जेक्टिव, ये चीज अपन को ध्यान रखनी है। और दूसरा चीज देखो, कार्डिंग का जो गेज का जो बोलते हैं, समझ लो अपना दो प्रकार का गेज होता है। एक होता है थाउ में होता है, एक होता है एमएम में। ठीक है, थाउ क्या होता है देखो, जैसे 1 इंच डिवाइड बाई 1000 इज इक्वल कर लो 1 थाउ। ठीक है, 1 इंच का 1000 भाग से 1 भाग लोगी तो 1 थाउ कहलाएगा। तो इसको अपन कार्डिंग का गेज जनरली थाउ में बोलते हैं, नहीं तो एमएम में बोलते हैं। तो ये जो एमएम में करोगी तो 1 इंच को आप एमएम कर दो, 25.4 एमएम डिवाइड बाई 1000, तो आ जाएगा 0.0254 एमएम। मतलब ये जो 1 थाउ होता है 0.254 एमएम, मतलब 1 थाउ हो गया 0.0254 एमएम हो गया। ठीक है, तो इसीलिए आपको दो वेराइटी बता रहा हूँ, क्योंकि देखो रीटर कार्ड में एमएम में गेज आता है, आजकल लक्ष्मी का भी कार्ड कोई कोई एमएम में आता है और कोई कोई कार्ड थाउ में आता है। तो आपको दोनों का रिलेशन मालूम होगा, आप इसको सही कर सकते हो। और रिलेशन कैसे मालूम होगा, देखो समझ लो आपको थाउ में है, ठीक है, इसको आप एमएम में कन्वर्ट करोगे, तो एमएम में जब कन्वर्ट करोगे तो इसको ऐसे करना, देखो जैसे एक बोल रहा हूँ 26 थाउ, ठीक है, 26 थाउ को अगर एमएम में कन्वर्ट करोगे तो कैसे होगा, देखो 26 इंटू 0.0254, 26 इंटू 0.0254, तो वो कितना होता है देखो 26 इंटू 0.0254, ये हो गया 66.66 एमएम हो गया। ठीक है, 26 थाउ को अपन एमएम में कन्वर्ट किए, वो उसका उल्टा सोचो, मतलब 0.66 है, इसको अपन थाउ में करेंगे। ठीक है, तो इस केस में क्या करोगे, देखो 0.66 डिवाइड बाई 0.0254, ये आ जाएगा थाउ में, 0.66 डिवाइड बाई 0.0254, ये आ गया देखो 26 थाउ, 25.98, मतलब 26 थाउ आ गया। ये कैलकुलेशन अपना डायरी में लिख के रखना, ताकि कभी आपने मिल चेंज किया जहाँ पे थाउ में गेज होता था, बाद में फिर एमएम में आपको करना पड़ेगा, तो आपको इसका कन्वर्सन फैक्टर मालूम होना चाहिए, तब जाके आपको ध्यान आएगा। उसके बाद देखो कार्डिंग का गेज के बारे में डिटेल बताते हैं आपको। हैं, सबसे पहले देखो फीड प्लेट टू निकलिंग गेज, इसमें देखो अगर एमएम में है 0.66 या 26 था, इस कर्टन के हिसाब से बोल रहा हूँ, तो ये जो गेज है ये 26 था, ये फाइबर के लिए है, और सबसे कम से कम 18 था से लेके आप 34-35 था तक जा सकते हो, और फाइबर लेंथ के हिसाब से। ये मीडियम फाइबर लेंथ है 28 थी, इसीलिए 26 था मैंने लिखा, और एमएम में 0.66।
लिक्रिन टू कोम्बिंग सेगमेंट, जैसे बताया था ना, इसे लिक्रिन रहता है और उसका नीचे ऐसे रहता है, ये फ्लैट जैसा रहता है, फ्लैट का वायर पैड जैसा, इसको कोम्बिंग सेगमेंट बोलते हैं। ये होता है फर्स्ट होता है, ये होता है सेकंड, ये होता है सिलेंडर, ठीक है। तो कोम्बिंग सेगमेंट 1 मतलब 0.45 mm या 18 थौ। ये जो इसका जो वायर पैड, इसका वायर पैड, इसमें गैप रहेगा 18 थौ, ठीक है। वो आगे वाला जो है, आगे वाला रहेगा 14 थौ, सेकंड वाला, ये वाला यहाँ पे जो गेज डालेगा तो 14 थौ रहेगा। अच्छा, आपके मन में ये भी प्रश्न आता होगा कि गेज का कैसे होता है, पट्टी कैसे होता है, आपको बताया था एक बार, बाद में गेज का बोलता हूँ। जैसे कि देखो, ये एक पिन है, तो इसमें ऐसे ऐसे स्टील का पत्ती सब रहता है, ऐसे जोड़ के रखता है, ये डिफरेंट साइज का रहता है, ये कम से कम 7 पत्ती रहता है। जैसे एक 20 थौ का रहेगा, एक 10 थौ का रहेगा, ठीक है, एक 8 थौ रहेगा, एक रहेगा 5 थौ रहेगा, एक 4 थौ रहेगा, तो उसके बाद एक 3 रहेगा, एक 2 रहेगा, ये इतना थौ का रहेगा पत्ती। ये टोटल होनी चाहिए 52 थौ का, जोड़ के देखना 52 थौ का। तो ये पत्ती जैसे मोटा पतला रहता है, जैसे आपको समझ लो एक 12 गेज करनी, तो एक 10 वाला ले लेना, एक 2 वाला ले लेना, 13 करना, 10 और 3 वाला ले लेना, 14 करना, 10 और 4 ले लेना, और 15 करना, 10 और 5 ले लेना, 16 करना है तो 10, 4 और 2, ऐसे ही इसको, ये जो पॉइंट है ना, इसको क्लोज कर सकते हो, बढ़ा सकते हो, ऐसे कर सकते हो। तो ये होता है लीफ गेज, लीफ गेज। और फ्लैट का गेज के लिए अलग टाइप का आता है, देखो इतना लंबे पत्ती यूज नहीं करते, ऐसे एक स्टील का प्लेट रहता है, यहाँ पे पत्ती रहता है, ये गेज रहता है, ये स्टील का एक पट्टी रहता है। ये फ्लैट पे क्या साइड पे खड़े इतना ही थोड़ा सा घुसा नहीं तो है फ्लैट का इनिशियल ए में, तो वो फ्लैट गेज का मालूम पड़ जाएगा। अच्छा, उसके बाद देखो मोट नाइफ का जो रहता है, लेकिन का नीचे नाइफ रहता है, उसका मोट नाइफ देखो कितना होता है, 0.35 mm या 14 थौ। ये हो गया कोम्बिंग सेगमेंट का 18 थौ पीछे का, 16 थौ आगे का। उसका लेक्रिन टू सिलेंडर देखो, ये आपके 8 थौ रहेगा, लेक्रिन टू सिलेंडर। और सिलेंडर टू बॉटम प्लेट 0.95 mm या 38 थौ। उसके बाद जो ऐसे सिलेंडर रहता है ना, सिलेंडर के पीछे रहता है देखो, बटन प्लेट रहता है, टॉप प्लेट रहता है, स्टेशनरी प्लेट रहता है, और उसके बाद फिर ये रहता है, नाइफ रहता है। हाँ, ऐसे जैसे सिलेंडर रहा, ठीक है। यहाँ आपकी स्टेशनरी प्लेट रहता है, ठीक है, स्टेशनरी प्लेट यहाँ रहता है, बटन प्लेट यहाँ रहता है, टॉप प्लेट, ठीक है, ऐसे सब रहता है। तो इसका गेज का देखो, सिलेंडर टू बटन प्लेट कितना, 0.95 या 38 mm और 38 थौ। और उसके बाद सिलेंडर टू एस एफ एल मतलब देखो स्टेशनरी फ्लैट, स्टेशनरी फ्लैट, ये लिक्रिन साइड, तो इसको एस एफ एल शर्ट में बोलते हैं। एस एफ एल 1 मतलब एफ डी 14 मतलब 140 पीपीएस है क्या, ये सबसे नीचे वाला रहता है, 0.30 mm या 12 थौ रहता है। और वो एस एफ एल 2 और 3 उसका ऊपर जो रहता है स्टेशनरी प्लांट, वो 240 पीपीएस है, 340 पीपीएस रहता है। इसमें थोड़ा 2 थौ और कम कर देते हैं, टाइट कर देते, क्योंकि पहला वाला थोड़ा बल्कि रहता है, उसके बाद थोड़ा कम हो जाता है मटेरियल। उसके बाद देखो सिलेंडर टू एस एफ एल नाइफ 1 और 2, जो इसका पास जो नाइफ रहता है, इधर एक नाइफ रहता है, इधर एक नाइफ रहता है, वो ट्रास गिराता है, ठीक है। ट्रास गिराने के बाद एस एफ एल के अंदर होकर जाएगा तो फाइबर स्ट्रेट करेगा। उसके बाद देखो नाइफ का गेज क्या रहता है, देखो 0.25 होता है या 10 थौ रहता है। उसके बाद देखो सिलेंडर टॉप प्लेट 1 mm रहता है, 40 थौ रहता है टॉप प्लेट, इसका आगे जो प्लेट रहता है ये टॉप प्लेट, ठीक है। उसके बाद देखो सिलेंडर टॉप प्लेट हो गया बैक 40 थौ का। सिलेंडर टू फ्लैट देखो
0.25 2.25 0.25 0.20 0.20। या इसको थाउ में करो कि 10 10 10 8 8, ये कटन के हिसाब से बता रहे। उसके बाद सिलेंडर टू फ्लैट के सिलेंडर टू टॉप प्लेट फ्रंट, ये जैसे पीछे का है ना, ऐसे टॉप प्लेट रहता है आगे का, ठीक है। यहाँ पे स्टेशनरी फ्लैट रहता है, यहाँ पे स्टेशनरी फ्लैट रहता है, यहाँ पे भी नाइफ रहता है। नाइफ का काम क्या, पहले मोटा वाला ट्रास निकाल देगा। तो यहाँ देखो सिलेंडर टू टॉप प्लेट फ्रंट हो गया 1 mm, यह 40 था रहा। सिलेंडर टू SFD1, यहाँ पे SFD1 हो गया समझ लो 650 PPS है। तो 650 का आप चाहे तो कम भी ले सकते हो, ज़्यादा भी ले सकते हो, कटन प्रॉपर्टी के हिसाब से लड़ा, मैं तो खाली एग्जाम्पल के लिए बोल दिया। और SFD2, ये दोनों में देखो 10-10 था रखे। और इसमें SFL1 से SFD जो रहता है वो दे थोड़ा टाइट रहे, क्योंकि उसमें कार्डिंग एक्शन होने के बाद मटेरियल आता है, ठीक है। तो इसमें थोड़ा इसलिए 10-10 था होगा, चल जाएगा। सिलेंडर टू बटन प्लेट देखो फ्रंट का 0.55 mm या 22 था होता है। सिलेंडर टू बटन प्लेट फ्लट हो गया। और सिलेंडर टू डफर देखो खाली स्ट्रिपिंग एक्शन होता है, इसलिए 5 था रहता है। सबसे कम गेज सिलेंडर टू डफर रहता है। अगर वाइट रखोगे वही सिलेंडर में फिर माल पकड़ के ले लेगा, फिर नेप्स बन जाएगा। वो डफर टू रीडायरेक्टिंग रोलर होता है, उसका आगे वाला जो कांटा कांटा रोल रहता है वो 7 था का रहता है। और जनरल ये जो 7 था होता है ना, ये फिक्स होता है, ये ज़्यादा चेंज नहीं करते, क्योंकि उसका क्रॉस रोल का और नहीं, ये 7 था चलेगा। जो रीडायरेक्ट रोल टू क्रॉस रोल ये 6 था जो होता है, ये चेंज नहीं होता। डफर से आगे पीछे कर सकते, लेकिन ये जो क्रॉस रोल टू रीडायरेक्ट फिक्स होता है। इसीलिए रीडायरेक्ट रोल जैसे 10-12 साल के बाद दांत का हाइट कम हो जाता है, हम लोग इसको माउंटिंग कर देते हैं। नहीं तो माउंटिंग नहीं करेंगे तो वो मटेरियल खींच के नहीं लेगा। क्रॉस रोल, क्रॉस रोल जो होता है स्टील का रोल रहता है, वो देखो क्रॉस रोल जो रहता है, क्रॉस रोल और टू क्रॉस रोल, ये सिर्फ 5 था का रहता है। उसके बाद देखो अंडर केसिंग जो होता है सिलेंडर का, जैसे ये सिलेंडर है, इसका नीचे जो जाली रहता है, वो पहला पैंट समझ लो आपने 1 mm रखा, और दूसरा पैंट जो रखा 1.5, तीसरा रखा 1.32, चौथा रखा 2.6, और यहाँ पे जो नोज रहता है, नोज एक नोज जैसा रहता है, इसका 6 mm रहता है। इस प्रकार सिलेंडर ऐसे ऐसे चलता है ना, ये गेज इस तरह रहता है। तो ये होता है थाउ में करोगे 40 60 52 102 6। तो ये होता है कार्डिंग का आज का फुल सेटिंग है। और इसका जब आप सिंथेटिक का करोगे या डायड मिलान कटन मिलान का करोगे, इसका बिल्कुल अलग आ जाएगा गेज, इसका जैसा नहीं रहेगा। उसका भी अपन डिटेल में आपको बता देंगे। आज का टॉपिक मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। थैंक यू।